हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लियर है सबको? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो थर्ड लेसन अपन ले रहे थे मैग्नेटोस्टैटिक्स, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये लेसन के अंदर सबसे पहले एम्पियर्स लॉ ऑफ फोर्सेस देखे थे। जस्ट फॉर्मूली रीड आउट करो, आप लुक आउट करो। फिर बाद में तो एम्पियर्स लॉ ऑफ फोर्सेस, राइट, डिफरेंशियल फॉर्म एंड इंटीग्रल फॉर्म। तो आप बोल सकते हो अभी। नेक्स्ट उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखा था, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। देन उसके बाद बायट सेवर्ट्स लॉ भी देखा था। तो अभी ये सब बातें आपको क्लियर है। फिर उसके बाद के जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने लिया था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन फॉर इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो दोनों भी डेरिवेशन आपके हो गए, राइट, है ना। उसके बाद देखा था अपन ने ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये भी डेरिवेशन अपन ने कर लिया। ये सब आप लोगों ने भी एक एक दो दो बार लिख के देखना मिनिमम। आप लोगों को समझ तो सब गया, लेकिन जब आप लिखोगे तो प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए एक बार आप लोगों ने प्लीज इसको लिख के देखना। एक बार प्लीज लिख के देखना इसको सब। नेक्स्ट उसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें अपन ने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहता है? दीज आर दी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर दी इमेजिनरी लाइंस व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स टुवर्ड्स साउथ पोल एंड द बंडल ऑफ और टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसको ही अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको डिनोट करते हैं बाय लेटर फाई से, और उसका यूनिट क्या रहता है? वेबर। एंड 1 वेबर इक्वल्स टू कितना रहता है? 10⁻⁸ मैक्सवेल्स। फिर ऐसे थ्योरी बढ़ाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखे अपन ने कि ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टर्मिनेट्स टुवर्ड साउथ पोल। कौन? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। Magnetic lines of forces never cross or intersect each other and they are always formed toward the closed path. देन उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखा था कि कोई भी एक आधा सरफेस है एस और उसमें से जाने वाले मैग्नेटिक फ्लक्सेस है फाई, तो इन दैट केस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसको ही अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फिर उसके बाद देखा अपन ने कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, अब जो पूरा सरफेस है ना एस, उसमें से डिफरेंशिएबल पार्ट ले लिया, दैट इज डीएस ले लिया। तो अगर पूरे इसमें से 5 फ्लक्सेस जाते हैं तो छोटे से सरफेस में से कितने जाएंगे? d5 जाएंगे। तो b इक्वल्स टू क्या हो गया? d5/ds। सो b इंटू डी एस इक्वल्स टू d5। सो वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन किया, फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ d5 अपन ने जीरो लिया। ये d5 जीरो क्यों लिया? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जब फ्लो होते हैं तो क्लोज पाथ फॉर्म करते हैं, और क्लोज पाथ अगर फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो नेट फ्लक्स होगा वो क्लोज सरफेस के लिए कितना होगा? जीरो। सो दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग इट एज अ जीरो। तो फिर यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया तो अपने को पॉइंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन मिल गया, दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म या पॉइंट फॉर्म आप लोग बोल सकते हो, कोई भी बोलो। तो डेल बार डॉट बी बार इक्वल्स टू जीरो। मैक्सवेल के लॉ याद रखना, पहला कौन सा था? डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू रो वी। चार्ज फ्री रीजन होगा तो रो वी जीरो हो जाएगा। और दूसरा कौन सा है? डेल बार डॉट बी बार इक्वल्स टू जीरो। मैक्सवेल के टोटल अभी 4 इक्वेशन आने वाले धीरे धीरे पूरे EMW में। तो 2 इक्वेशन आ गए, 2 बाकी है, तो 2 आगे के लेसन्स में आएंगे। और फिर अपन ने देखा करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो पहले ये प्रूव कैसे करना भी है मैंने काफ़ी बार बोल दिया आप लोगों को, अभी इतना नहीं बोलता, लेकिन इसमें कुछ कुछ जैसे कि करंट कंटिन्यूटी इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए। पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन इज डेल बार डॉट जे बार इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ रो वी। ये आया कैसा था? तो ये फॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी है, ये वाला। इजंट इट एवरीवन? अगर आपको जे बार दिया और है ना, जे बार दिया और इंटीग्रल एनी वन साइड वगैरह सॉल्व करना है और आपको सिर्फ जे बार दिया, तो आप लोग ये यूज कर सकते हो ना फॉर्मूला। ऐसा पूछ सकते हैं, सॉल्व एनी वन साइड बाय स्टोक्स थ्योरम, और जे बार आपको दिया है, तब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में देखा था कि इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेकन ऑन अ क्लोज कर्व इज इक्वल्स टू टोटल करंट एनक्लोज इनसाइड दैट क्लोज पाथ, या टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्लोज पाथ। तो बाय डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी जे की वैल्यू लिख ली, फिर आई मिल गया अपने को इंटीग्रल जे बार डॉट डी एस बार, और फिर जो एक आई था वो इतना था, तो इन दोनों को इक्वेट किया। नाउ दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अपने को मिल गया था फ्रॉम 1 and 2 इंटीग्रल एच बार डॉट डी एल बार टी कैप इंटू डी एल एंड डी एल बार इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस है जे बार डॉट डी एस बार। फिर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया तो डेल बार कॉस एच बार इक्वल्स टू जे बार मिल गया। और फिर इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में अपने प्रॉब्लम लिए थे। तो ये प्रॉब्लम कैसे थे? जैसा पहला प्रॉब्लम एच बार दिया कार्टेशन में और पॉइंट में कार्टेशन भी है, तो फॉर्मूला अप्लाई किया एम्पियर सर्किटल लॉ का और सॉल्व कर लिया।
दूसरा आपको होमवर्क दिया था, थर्ड प्रॉब्लम स्पिरिकल में था, तो स्पिरिकल में आपको कर्ल लिखते आना चाहिए, डेल बार क्रॉस एच बार। और फिर चौथा सेम था, पांचवा भी सेम था। सिक्स नंबर का जो मैंने प्रॉब्लम लिया था, ये प्रॉब्लम सिलेंड्रिकल का था, तो सिलेंड्रिकल में सॉल्व किया और एक क्वेश्चन आपको दिया था। चलो अब ये 7 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, बस ये हो गया तो फिर खत्म हो जाएगा अपना। एक दो क्वेश्चन से और वो अपन यहाँ पे ओरली देख लेंगे, ये समझ गया तो वो भी आ जाएंगे, फिर लेसन खत्म हो जाता है। तो सॉल्यूशन वही हो, बराबर समझ लो, सॉल्यूशन वही हो। एच बार आपको दिया है, एच बार कितना है, x² y² × ax कैप प्लस x³ y³ × ay कैप एंड प्लस x⁴ z⁴ × az कैप, राइट। और आपको लिमिट्स भी दिए, आपको करंट निकालना है। तो अभी एच बार और करंट का क्या रिलेशन है, एच बार और करंट का क्या रिलेशन है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन और फिर एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़े थे, देखिए ये रिलेशन है एच बार और करंट का, समझ में आ रहा है क्या। तो आई इज इक्वल टू कितना है, इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी एच बार डॉट ऑफ डी एल बार, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड एच बार। एच बार स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हेलो, समझ गए क्या, क्लियर है नहीं। तो इसको कॉपी कर लेते हो लगे तो, और आपको करंट ही निकालना है, सो वी हैव, लिखते लगे तो बाय एम्पियर्स, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, I equals to we can write I is equals to integral over the closed curve C h bar dot of dl bar। लेकिन अब प्रॉब्लम कैसा है पता है क्या, ये तो एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से लिख लिया अपन ने, लॉ के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज ये जो है ना, ये सिंगल इंटीग्रेशन है, लेकिन आपको तो लिमिट्स दिए एक्स और वाई के, समझ रहे क्या, आपको लिमिट दिए एक्स और वाई के, इजंट इट। इसीलिए आपको आगे का आना चाहिए। अपन ने करंट डेंसिटी पढ़ा था, फिर करंट डेंसिटी जे बार वगैरह अपन ने लिया था, उसको सॉल्व किया था, ये देखिए जे बार, और फिर आई का मतलब होता है जे बार डॉट डी एस बार, और फिर इसको इक्वेट किया था। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम राइटिंग हियर ऑल्सो, इसको ही मैं लिख सकता हूँ कैसा, फिर इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस एस जे बार डॉट डी एस बार। अब समझ गए क्या सब लोग आप, हेलो, क्लियर है क्या, समझ गए ना। तो एक तो आप लोग इसको कन्वर्ट करो, राइट, या तो फिर आप सिंपली ये कर सकते हो, जे बार का मतलब होता है डेल बार क्रॉस एच बार, तो वो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले अपने को जे बार निकालना पड़ेगा, यानी डेल बार क्रॉस एच बार, फिर ये सरफेस इंटीग्रेशन तो है, तो डायरेक्ट अपन सॉल्व कर सकते, करंट निकाल सकते। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड डेल बार क्रॉस एच बार। नाउ डेल बार क्रॉस एच बार, इसका मतलब जे बार रहता है, सो देयर फोर डेल बार क्रॉस एच बार अपन फाइंड आउट करते हैं, जे बार इक्वल्स टू डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार। तो ये तो अभी अभी अपन ने सॉल्व किया था सब, वापस एक बार, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स आएंगे, यूनिट वेक्टर्स ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप। हियर इट इज डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड, और एच बार के कोएफिशिएंट है x² y² x³ y³ एंड x⁴ y⁴। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू ए एक्स कैप इंटू, एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना आएगा 4x⁴ y³ माइनस विथ रिस्पेक्ट टू जेड कितना आएगा 0, माइनस ए वाई कैप इंटू, ये समझ रहा अभी आप लोग, एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 4x³ y⁴ माइनस विथ रिस्पेक्ट टू जेड 0,
एंड लास्ट प्लस ए जेड कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट और थर्ड कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा 3x² वाई क्यूब माइनस विथ रिस्पेक्ट टू वाई आएगा कौन 2x² वाई, ऐसा समझ गए। ऐसा आ गया। सो अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। सो बोलिए नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल बार कॉस एच बार। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए एक्स वाई जेड की, सॉरी एक्स वाई जेड की वैल्यू पॉइंट वगैरह दिए है क्या यहाँ पे, कुछ नहीं दिए तो ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह करना है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4x⁴ वाई क्यूब इंटू ए एक्स कैप माइनस 4x³ y⁴ ए वाई कैप एंड प्लस 3x² वाई क्यूब माइनस 2x² वाई इंटू कौन ए जेड कैप। तो ये मिल गया अपने को कौन, डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, क्लियर है ना सब लोग। हाँ समझ गए। अभी देखिए, अभी एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये जो जे बार है इसको ये अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, और द क्लोज सरफेस है जे बार का मतलब कौन, डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार इंटू डी एस बार, ऐसा है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अपन, सो देयर फोर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज करंट निकालना, तो सीधा सीधा आई इक्वल्स टू, अभी डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल अभी लिमिट्स आपको दिए हैं, सरफेस इंटीग्रल यानी डबल इंटीग्रल ना, तो लिमिट्स आपको दिए एक्स के -1 to 1 और वाई के 1 to 2। तो लगे तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इतना ही लिखता हूँ मैं, कि ओवर द क्लोज सरफेस एस डेल बार क्रॉस एच बार इंटू डी एस बार है ना, तो डी एस बार को मैं डी एक्स इंटू डी वाई लिखूंगा क्योंकि लिमिट्स एक्स और वाई के दिए, तो फिर नॉर्मल कंपोनेंट कौन हो गया, ए जेड कैप हो गया। बोलिए समझ गए ना आप लोग, कि इधर भी एक स्टेप बढ़ा दूँ, चलो बढ़ा देता लगे तो एक स्टेप, इंटू क्या है डी एस बार है, इंटू डी एस बार है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल क्लोज सरफेस एस डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार, डी एस बार को क्या लिखे एन कैप इंटू डी एस लिखेंगे। अभी लगे तो लिमिट सब्सटीट्यूट करते, इंटीग्रल एक रहेंगे एक्स के लिमिट्स और एक रहेंगे वाई के लिमिट्स। एक्स के लिमिट्स आपको दिए क्या -1 to 1, सॉरी -1 to 1, और वाई के लिमिट्स आपको क्या दिए 1 to 2। और डेल बार क्रॉस एच बार आपने फाइंड आउट किया, ये यहाँ पे रखते हैं इतना, दिस इज डेल बार क्रॉस एच बार, दिस इज डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार, समझ गए। डेल बार क्रॉस एच बार इंटू कितना है, इंटू एन कैप। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन कैप हियर, अगर एक्स वाई प्लेन है तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या रहता है, ए जेड कैप रहता है इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब ए जेड कैप डॉट ए एक्स कैप ए जेड कैप डॉट ए वाई कैप जीरो होता है, सिर्फ ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इतने बड़े इंटीग्रेशन में रिमेनिंग पार्ट इज ओनली, सो देयर फोर आई इक्वल्स टू, देयर फोर आई इक्वल्स टू कितना है फिर, इंटीग्रल y के लिमिट्स है 1 to 2 एंड इंटीग्रल x के लिमिट्स है -1 to 1। तो अंदर बचेगा कितना, सिर्फ 3x² वाई क्यूब माइनस 2x² वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो अभी पहले इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाद में विथ रिस्पेक्ट टू वाई, काई से भी पहले इंटीग्रेशन किया तो चलता। सो इंटीग्रल y के लिमिट्स 1 to 2, अभी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करते पहले, तो 3 × y³ आउटसाइड और x² का इंटीग्रल आएगा x³ / 3 एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट -1 to 1 माइनस 2y आउटसाइड, x² का इंटीग्रल आएगा x³ / 3 एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट -1 to 1 इंटू डी वाई। सो इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल y के लिमिट्स है 1 to 2, सो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया
तो वाई क्यूब इंटू अपर लिमिट 1 पुट करते तो 1 का क्यूब 1 माइनस लोअर लिमिट -1 का क्यूब -1 माइनस 2y अपॉन 3 अपर लिमिट 1 का क्यूब 1 माइनस लोअर लिमिट -1 का क्यूब -1 इंटू डी वाई। होप आप लोग समझ गए यहाँ तक। सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। सो इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल y के लिमिट्स है 1 to 2, ये आ गया 2 तो ये हो गया 2y क्यूब माइनस माइनस वो ये 2 ही हो जाएगा ना, 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया 4/3y इंटू डी वाई। आगे बढ़ते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करो तो 2 आउटसाइड y क्यूब का इंटीग्रल y⁴ दिस इज फ्रॉम लिमिट 1 to 2 माइनस 4/3 आउटसाइड y का इंटीग्रल कौन y²/2 एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 1 to 2। सो इक्वल्स टू नाउ 2 इंटू, अगर अपर लिमिट 2 पुट करता हो तो 2⁴ कितना हो जाएगा 16 एंड 16/4 कितना होगा 16/4 यानी 4, तो ये हो गया 4 माइनस लोअर लिमिट 1 अगर पुट किया तो 1⁴ 1 तो 1/4 ऐसा आ गया माइनस माइनस 4/3 4/3 2 का स्क्वायर 4 तो 4/2 यानी 2 माइनस 1/2 ऐसा हो गया। तो ये हो गया फिर कितना 2 इंटू 16 - 1 यानी 15/4 एंड माइनस 4/3 इंटू व्हाट इज दिस 3/2, तो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, सो रिमेनिंग इज 15/2 माइनस 4/2 यानी 2। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, आई इज इक्वल्स टू मिल गया आपको 15 - 4 यानी 11 11/2 और करंट का यूनिट क्या रहता है एम्पियर। समझ गए क्या प्रॉब्लम? हेलो, सब लोग समझ गए? 11/2 एम्पियर क्लियर है ना सब लोग? यस हो गया फिर, ऐसा है फिर वो। होप समझ गए आप लोग। अब देखिए कितने क्वेश्चन हो गए अपने, टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ current density J bar equals to 2x² y into ax cap plus xy into az cap ampere per meter square defined in Cartesian region, defined in Cartesian region, find first of all आपको निकालना है find current crossing the surface, current निकालना है आपको, current crossing the surface, करंट क्रॉसिंग दी सरफेस। आपको यहाँ पे x के लिमिट्स दिए -1 से लेके तो 1 तक एंड y के लिमिट्स दिए -1 से लेके तो 4 तक, राइट। उसके बाद सेकंड आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड डेल डेल टी ऑफ रो वी, ये भी फाइंड आउट करना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन वी हैव, सॉल्यूशन वी हैव। बोलिए पहला वाला जो अपन ने किया ना वैसे ही तो करना है। देखिए ना अब यहाँ पे कैसा है, ये प्रॉब्लम में जे बार आपको डायरेक्ट दिया है, कोई नीड नहीं है डेल बार कॉस एच बार फाइंड आउट करने की। इजंट इट एवरीवन? इधर जो अपन ने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके इसको कन्वर्ट किया था ना, तो वो करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट जे बार आपको दिया है, तो डायरेक्ट जे बार दिया तो वो सब्सटीट्यूट करो, है ना। लिखते हो लगे तो यहाँ पे वी हैव आई का फॉर्मूला कितना रहता है, इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी कैन आई राइट जे बार इंटू डी एस बार। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ना अपन, तो ये हो गया फिर इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी नहीं एस, क्लोज सरफेस एस, डी एस लिखा है ना सरफेस है, तो ये हो गया फिर ओवर द क्लोज सरफेस एस
जे बार जो दिया है वो लिख लेंगे, ds बार को क्या लिखेंगे, n कैप इंटू ds ऐसा। और फिर आप लोगों को डबल इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल यानी डबल इंटीग्रल, x के लिमिट्स दिए -1 to 1 और y के लिमिट्स दिए आपको -1 to 4। जे बार कितना दिया है, जे बार ये इतना दिया है, दिस इज जे बार। जे बार लिख लिया, और अभी एक्स वाई प्लेन है तो एन कैप इज ए जेड कैप, और डी एस क्या रहेगा, डी एक्स इंटू डी वाई रहेगा। सो इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल वाई के लिमिट -1 to 1 और एक्स के लिमिट्स -1 to 1। ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप कितना होगा, 1, सर और हाँ, y के लिमिट्स वाई के लिमिट -1 to 4, यस, -1 to 4 ही है ना, हाँ यस। सो ए जेड कैप डॉट ए एक्स कैप कितना हो गया, 0, तो ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप 1, तो रिमेनिंग इज एक्स वाई ओनली इनटू पहले डी एक्स बाद में डी वाई, क्योंकि अंदर में पहला इंटीग्रेशन अपन एक्स का लिया। तो इंटीग्रल नाउ वाई इक्वल्स टू -1 to 4। बोलिए, यहाँ पे y आउटसाइड, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 2, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट नाउ -1 to 1 इंटू डी वाई। सो इक्वल्स टू नाउ 1/2 आउटसाइड ले लो, इंटीग्रल y के लिमिट से -1 to 4 y इंटू अपर लिमिट 1 का स्क्वायर 1 माइनस लोअर लिमिट -1 का भी स्क्वायर 1 ही होता है इंटू डी वाई, तो ये 0 ही तो हो गया। तो y से इंटीग्रेशन करने में कोई मतलब बनता नहीं, डायरेक्ट i कितना आ गया, 0 आ गया। करंट निकालना था, निकाल लिया फिर। बोलिए समझे क्या, 1 - 1 0 हो गया ना। हेलो, समझ गए सब लोग, क्लियर है ना। अब आपको पूछा है डेल डेल टी ऑफ रो वी निकालना। अब ये डेल डेल टी ऑफ रो वी कहाँ पे आता था, ये करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन में आता था। ये देखिए, करंट ये यहाँ पे आता था, डेल डेल टी ऑफ रो वी। तो अगर ये फाइंड आउट करना है और आपके पास अगर जे बार है तो डेल बार डॉट जे बार, यानी ऐसा आप डाइवर्जेंस सॉल्व करो तो ये मिल जाएगा। आप ये भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो डेल बार डॉट जे बार इज इक्वल्स टू कितना है, इज इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ रो वी। तो ये यूज करते हैं ना, लिखता हूँ यहाँ पे, बाय बाय current continuity equation, by current continuity equation. What is the current continuity equation? Del bar dot j bar is equals to minus del L T of rho v. So solve करो, so therefore del L T of rho v is equals to minus del bar dot of j bar. So minus del bar का मतलब कौन, a x cap del del x plus a y cap into del del y and plus a z cap into del del z, डॉट प्रोडक्ट विथ जे बार, और जे बार आपको दिया है, ये जे बार है, डॉट प्रोडक्ट विथ जे बार। समझ गए। सो इक्वल्स टू नाउ माइनस, चलो ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप 1 एंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ रहा है फिर, वो आ रहा है 4xy। नेक्स्ट ए वाई कैप है ही नहीं तो वो जीरो हो गया। फिर ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप 1 हो गया, और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड है ही नहीं तो जीरो हो गया। सो रिमेनिंग इज दिस ओनली -4xy। ये मिल गया आपको कौन, डेल डेल टी ऑफ रो वी, दैट्स इट, हो गया फिर। यही तो आपको पूछा था, जो मिल गया -4xy। अगर एक्स एंड वाई के वैल्यूज दिए रहते थे तो अपन वो पुट करते थे, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। बोलिए समझ गए क्या दोनों भी प्रॉब्लम, क्लियर हो गया ना, है ना। अब एक आधा क्वेश्चन अगर आपको देता हो तो आएगा ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 नाउ, क्वेश्चन नंबर 9, this is as a homework to you, similar question to question number 8. Question is, the current density if the current density यानी j bar equals to 3x square y ax cap
प्लस 9x³ y³ into az cap defined in Cartesian region. Defined in Cartesian region. Then find first one, current crossing the surface और आपको x के लिमिट्स दिए 0 to 3 और y के लिमिट्स दिए 1 to 2। तो इसका मतलब ये xy प्लेन है, तो नॉर्मल कंपोनेंट az क्या पाएंगे। एंड वही सेम दूसरा निकालना है आपको, डेल डेल टी ऑफ रो वी। तो कर पाओगे ये प्रॉब्लम? बोलिए, समझे क्या? कर लोगे ना एक प्रॉब्लम? सो इन दिस वे ये पूरा लेसन अभी कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक आधा भी कोई नया क्वेश्चन दिखता है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया होगा, तो वो अपन आखिरी में देख लेंगे जब अपन कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तब, राइट। तो इतना काफी है आप लोगों के लिए। तो कोई भी डाउट्स डिफिकल्टी कभी भी आता है तो डेफिनेटली यू कैन कॉल और मैसेज मी। तो समझ गए फिर? तो ठीक है, फिर आज के इस लेक्चर में अभी यही पे रुकते हैं। तो कल से अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं फोर्थ लेसन। तो फोर्थ लेसन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वो भी अपन कर ही लेंगे कंप्लीट प्रॉपरली। तो ये 3 लेसन में किसी को कोई टेंशन नहीं है। तो अभी आधा सिलेबस अपना कंप्लीट भी हो गया, राइट। तो कल से अपन नया लेसन स्टार्ट करते हैं फिर, टाइम वेरिंग फील्ड वाला, फोर्थ यूनिट ऑफ EMW, राइट। इजी लेसन है एकदम, थोड़ा सा लेंदी है, इतना भी लेंदी नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। पढ़ाऊंगा तो इजी कर दूंगा मैं उसको। चलो ठीक है, रुकते हैं फिर, बाकी लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कल लेते हैं बाकी।